अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ लेकर हुसैन कासिम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है, ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ है, हमारी नहीं बल्कि आपकी आवाज़ है। हम उन्हीं मौज़ूआत पर अपने मेहमानों को, अपने एक्सपर्ट्स को दावत देते हैं, जिन मौज़ूआत पर आप हमसे हमें बुलवाना चाहते हैं। जो कंसर्न क्वेश्चन आपके होते हैं, हम उसी हवाले से अपने एक्सपर्ट्स को लाते हैं। अभी आपने जो सवालात किए थे मॉर्गेज के इंश्योरेंस के हवाले से, तो उसके लिए हमने अपने एक एक्सपर्ट हमने दावत दी है अज़हर नकवी साहब को, जो कि कम्युनिटी को एक लंबे अरसे से सर्व करते चले आ रहे हैं। अज़हर नकवी साहब ना सिर्फ इंश्योरेंस के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत हैं, बल्कि फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। RESP, RRSP, क्रिटिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, इसके हवाले से आपके तमाम सवालात के इंशाल्लाह हर एक्सपर्ट्स तरीके से आपके हर किस्म के इन हवालों से जवाब देंगे। अज़हर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब हमारे कोई भी कंज्यूमर किसी किस्म की प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ को लेने के लिए जाता है मार्केट में, जो कि यहाँ के ट्रेंड के मुताबिक है कि उसको फाइनेंस करवाता है। मिसाल के तौर पे उसने गाड़ी ली या प्रॉपर्टी ली रियल एस्टेट के हवाले से। अगर प्रॉपर्टी ली तो वो जब लेंडर के पास जाता है, जब वो मॉर्गेज लेता है तो उसको लेंडर फोर्स करता है, पुश करता है, बल्कि कन्विंस करने की भरपूर कोशिश करता है कि वो उन्हीं से इंश्योरेंस उस मॉर्गेज की लें। इसी तरह जब वो कार बाय करने जाते हैं तो वो पुश करते हैं उन्हें कि उनकी लैंडिंग को या उनकी जो फाइनेंस है उसको उन्हीं से इंश्योरेंस करवा लें, उन्हीं से इंश्योरेंस लें। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कंज्यूमर इंश्योरेंस बाय करना चाहता है तो क्या वो लेंडर से ही इंश्योरेंस बाय करे या किसी और प्रिंसिपल के पास जाए, या वो बिल्कुल ही इंश्योरेंस ना ले? तो काइंडली हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। कासिम भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर मुझे आपने दावत दी इस मौजू पे बात करने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस और मॉर्गेज इंश्योरेंस इज द सेम थिंग। मॉर्गेज इंश्योरेंस में लोग इसलिए जो लेंडर हैं वो आपको बाय करने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे बाय करें, क्योंकि उसमें उनको कमीशन मिल रहा होता है। मॉर्गेज इंश्योरेंस का नुकसान ये है कि उसमें आपको नो मेडिकल देना पड़ता है अपफ्रंट। उसके अलावा बैंक इज अ बेनिफिशरी। उसके अलावा आपके पास जो इज नॉट अ पोर्टेबल, आप उसको एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट नहीं कर सकते। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपकी जो फेस अमाउंट है वो डिक्रीज हो रही होती है, लाइक अ नॉट लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस इज द सेम थिंग लाइक अ डेथ इंश्योरेंस, लाइक अ मॉर्गेज इंश्योरेंस। बट लाइफ इंश्योरेंस में बेनिफिशरी यू कैन चूज योर बेनिफिशरी। मॉर्गेज इंश्योरेंस में बेनिफिशरी जो है वो बैंक होता है। बैंक अपनी मॉर्गेज पे ऑफ करने के बाद वो आपका घर पे ऑफ हो जाता है, और दैट्स ओनली थिंग। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में टोटली डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली के ऊपर कि वो लाइफ इंश्योरेंस को वो कैसे यूज करना चाहते हैं, चाहे वो उसको उसकी जो अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करना चाहते हैं, या वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, या दे वेदर दे वांट टू गो बैक होम। सो मॉर्गेज इंश्योरेंस इज द सेम थिंग लाइक लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम लेंडर से बाय कर लेते हैं तो उसका बेनिफिशियरी, अगर खुदा ना खास्ते हमारी जिंदगी बरकरार नहीं रहती, तो बेनिफिशियरी बैंक यानी लेंडर होता है। वो जितनी जी अमाउंट है वो सारा का सारा बैंक के पास चला जाता है। बिल्कुल सर। और उसमें सबसे जी जी बोले। और उसमें जो फेस वैल्यू है, क्योंकि मॉर्गेज चूंकि उतरती रहती है बाय द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जी, प्रीमियम वही रहता है जो कि इनिशियली था। जो इनिशियल प्रीमियम था। और इसमें सबसे बड़ी जो नुकसानदेह बात ये है कि उसमें वो पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे लोग 5 साल के बाद मॉर्गेज जहाँ से उनको अच्छे रेट मिलते हैं डेफिनेटली दे मूव ओवर दे। तो 5 साल के बाद सपोज आज आपकी लाइफ, अगर आज आपकी एज 40 ईयर्स है और आप 45 के बाद जब आप उसके ऊपर आप लेना चाह रहे हैं दोबारा, और आपने आप कई और बैंक से अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द बेस्ट रेट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो मॉर्गेज इंश्योरेंस है आपकी एज के ऊपर 45 के ऊपर अगेन आपकी वो डिपेंड करेगी आपकी मॉर्गेज इंश्योरेंस। लेकिन इसी तरह अगर आप सेम वही लाइफ इंश्योरेंस एट द एज ऑफ 40 ले सकते हैं, तो उस वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो है अप टू एज 65 या 70 तक आपकी चल सकती है। आपको यू डोंट हैव टू रिन्यू ऑल द टाइम। सो दैट्स द मेन बेनिफिट कि आप लाइफ इंश्योरेंस लें बनिस्बत मॉर्गेज इंश्योरेंस के, क्योंकि मॉर्गेज इंश्योरेंस में नो मेडिकल होता है। आपने सिंपल 4 या 5 आंसर्स देने होते हैं क्वेश्चंस वगैरह के, और जो उनको आपको मालूम भी नहीं होता कि आपकी हेल्थ कंडीशन इंटरनली क्या है, और मोस्ट केसेस के अंदर वो आपका जो क्लेम है वो डिनाई हो जाता है। So that's the big problem. Definitely, whenever you want to buy a mortgage insurance,
गो फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल आपका अपफ्रंट होता है, उसमें बेनिफिशियरी आप खुद चूज कर सकते हैं, और वो उसमें आपको बार बार अगर आप बैंक चेंज भी करते हैं तो स्टिल यू डोंट हैव टू बाय मॉर्गेज इंश्योरेंस बिकॉज यू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस। यानी मैं आप के जवाब से मैं ये समझाऊं कि कभी भी लेंडर के पास से आप इंश्योरेंस बाय नहीं कीजिए, और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस बाय करने जा रहे हैं रेदर देन अ प्रोडक्ट, रेदर देन अ लोन, आप अपनी लाइफ की इंश्योरेंस बाय कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगी। और उसका उसका बेनिफिट आपकी लोहेकीन को यानी आपकी पसमानदगीन के पास उसका बेनिफिट जाएगा, ना जी कि लेंडर के पास। बिल्कुल सर। देखिए देखिए सर, उसके बाद हुआ होता ये कि अगर आपने 5 साल के बाद अपनी अपनी मॉर्गेज चेंज की फ्रॉम वन बैंक टू दूसरे बैंक में, तो आपकी मॉर्गेज वहाँ से डिक्रीज़ हो चुकी है। सपोज़ आपने हाफ अ बिलियन की मॉर्गेज ली थी, 5 साल के बाद हो सकता है कि 4.5 की मॉर्गेज है आपके पास। लेकिन आपने 5 साल पहले लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख की ली थी, तो वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस हाफ अ मिलियन की रहेगी जब तक आप ज़िंदा हैं। गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन, तो एट लीस्ट हाफ अ मिलियन विल गो टू योर फैमिली, नॉट द बैंक, क्योंकि बैंक अपने पास सिर्फ जितनी उसकी मॉर्गेज रह चुकी होगी सिर्फ उसको वो अपने पास रखेगा। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक जो आप एक सवाल और है इसी से हवाले इसी के हवाले से कि अक्सर कहा जाता है कि इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट हमारे अपने लिए नहीं होता, यानी हम अपनी जिंदगी में उसको एंजॉय नहीं कर पाते। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारे मरने के बाद इसका फायदा होता है, यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट की वो हम अपने ऊपर नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पसमानदगीन जो फॉर एग्जाम्पल है कि मैंने अपने मेरे बच्चे हैं, और मैं फॉर एग्जाम्पल 70-60 ईयर के बाद अगर खुदा न खास्ता एक वक्त तुम्हें तो सबको जाना है ना, तो मैं मर जाता हूँ, तो मेरे बच्चे भी ग्रोन अप हो चुके हैं, तो फायदा क्या हुआ उस इंश्योरेंस का? तो क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट भी मार्केट में है, क्या इसका कुछ फायदा है, या ऐसी कोई प्रोडक्ट है कि अपनी लाइफ में भी उसको एंजॉय कर सकें हम? जी सर, बिल्कुल 2 किस्म की लाइफ इंश्योरेंस होती हैं सर, एक होती है टर्म इंश्योरेंस, एक होती है होल लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जब तक आपने 10 साल की, 15 साल की या 25 साल की, जितने साल की आपने टर्म इंश्योरेंस ली है, तब तक वो आपकी टर्म इंश्योरेंस रहेगी। उसमें आपका लेवल प्रीमियम रहेगा, उसमें प्रीमियम आपका ना अप होगा, ना इसमें आपका डाउन होगा। लेकिन डेथ बेनिफिट जो है वो आपका सेम रहेंगे। जहाँ तक आपकी लिविंग बेनिफिट्स की बात है, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ इंश्योरेंसेस व्हिच प्रोवाइड द आपको लिविंग बेनिफिट भी देती हैं, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस है, आपकी क्रिटिकल इलनेस है, आपकी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है। तो डेफिनेटली अगर आप उसमें इंश्योरेंस बाय करते हैं तो आपको वो फायदा भी आपकी जिंदगी में पहुंचा सकती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ होल लाइफ इंश्योरेंस की, कि यहाँ पे आफ्टर ऑल ऑफ 65 या 70 वन डे एवरीबॉडी हैज टू गो, और यहाँ पे मरने का भी 10 से 15,000 डॉलर तक का खर्चा है, जो कि दूसरी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली दे हैव टू गो ऑल द प्रोसेस। जी। तो इस अमाउंट को सर कवर करने के लिए हमारे पास या तो हम इंश्योरेंस बाय करें, या हम किसी इमाम बारगाह से मोस्टली डील करते हैं कि एट द करेक्ट टाइम दे विल टेक केयर ऑफ अस। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल इंश्योरेंस है जिसमें आपकी जो फेस अमाउंट है वो 25 से 30,000 है, तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू। उसमें होल लाइफ इंश्योरेंस में आप 20 साल की भी ले सकते हैं और फर्दर होल ईयर के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली आप 20 साल की अपनी जरूर 25 से 20,000 की इंश्योरेंस जरूर लें, जिसमें आपको बेनिफिट हो और गॉड फॉर समथिंग हैपन, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपने ली, आपकी 65 के बाद आपकी वो टर्म इंश्योरेंस सपोज आपने ली हुई थी, आपकी लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गई, आपका घर पे ऑफ हो चुका, आपके बच्चे एजुकेशन से कंप्लीट हो चुके हैं, देर ऑन देयर ओन। अब आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर आपका पेड ऑफ हो गया। जो शॉर्ट टर्म जो आपकी लाइबिलिटीज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको इस दुनिया से जाना है एक ना एक दिन, तो डेफिनेटली उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ जेब में पैसे होने चाहिए, तो आप किसी के ऊपर दोबारा बोझ ना बने। तो अगर आपने होल लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है और उसका आप प्रीमियम थोड़ा बहुत पे कर रहे हैं, तो वो आपको इन द लॉन्ग रन वो आपको बेनिफिट करेगी। एक सवाल यहाँ से इसी से रिलेटेड सवाल जन्म लेता है, एक सवाल और पैदा होता है, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल कि मेरी लाइबिलिटीज 1 लाख डॉलर की है, तो मुझे किस अमाउंट 1 लाख डॉलर पर ईयर, या समझ लीजिए ये लाइफ टाइम जो भी आप समझ लीजिए इसको, या ये समझ लें कि 20,000 डॉलर पर ईयर है मेरी लाइबिलिटी, तो मुझे किस अमाउंट की इंश्योरेंस बाय करनी चाहिए? क्या सर उसका देखिए, कोई थंब ऑफ रूल है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करें और उसको हम एक फिगर निकालें? सर जितनी आपकी एनुअल इनकम है मल्टीप्लाई बाय 5, दैट्स द थंब रूल। कि आपकी सपोज अगर 1 लाख इनकम है, तो आपके जो लाइबिलिटीज हैं प्लस 5 ईयर
आपकी जो एनुअल इनकम है डेफिनेटली योर फैमिली विल नीड इट। घर आपका अगर सपोज $500,000 की आपके मॉर्गेज थी, $500,000 की अगर आपने इंश्योरेंस बाय की हुई है, तो $500,000 की मॉर्गेज तो $500,000 की मॉर्गेज उसके आपकी लाइबिलिटी खत्म कर दी। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो भी खर्चे हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन है, घर के बिल हैं, ग्रोसरी है, आपकी मिसेज अगर जॉब नहीं कर रही है तो स्टिल दे नीड मनी। मनी तो आपका अर्निंग मेंबर तो इस दुनिया से चला गया, राइट? तो एटलीस्ट देयर विल बी सम मनी लाइक फॉर द एजुकेशन ऑफ योर किड्स, फॉर द ग्रोसरी, एटलीस्ट 2 साल की मनी वहां पे होनी चाहिए जो आपकी फैमिली के काम आ सके। तो थंब ऑफ रूल ये है कि मल्टीप्लाई बाय 5 और जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो अक्सर सुनने में आती है रेडियो टीवी पर, को हम अक्सर सुनते हैं रेडियो टीवी पर के क्रिटिकल इंश्योरेंस। ये क्रिटिकल इंश्योरेंस क्या चीज है? सर यहाँ पे जो डिफरेंट किस्म की जो क्रिटिकल इलनेस बीमारी हैं, उसमें आपके कैंसर्स हैं, आपकी हार्ट अटैक वगैरह हैं और डायबिटिक्स वगैरह, जो भी इस किस्म की क्रिटिकल इलनेस हैं जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है, उनको कवर करने के लिए कुछ कंपनीज हैं जिनके पास बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको कवर करते हैं। आप उसमें अप टू 50,000, आप 1 लाख, आप $500,000 तक आप उसमें क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं। उसका ये होता है कि अगर आपको डायग्नोज हो जाता है कोई भी गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन, लाइक आपने क्रिटिकल इलनेस बाई की हुई है, आपने 1 लाख की, और आपको आफ्टर सम टाइम यू गॉट अ डायग्नोज दैट यू हैव अ कैंसर, यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, और आप 30 डेज तक सर्वाइव कर जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख की जो जितनी भी आपने फेस अमाउंट की इंश्योरेंस की होती है वो आपको आपके अकाउंट में पैसे डाल देती है। तो यू आर डन। अब आप 1 लाख से या तो अपना इलाज करवाएं, क्योंकि सम मेडिसिन्स आर कवर्ड विद ओहेप, some medicines are not covered, right? Maybe you have to travel to USA to cover the cost of your medical bills. So that's why people they buy critical illness. अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कि कुछ हमें खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं हुई, कोई क्रिटिकल बीमारी नहीं हुई, तो हमने जो प्रीमियम पे किया है, क्या कुछ पीरियड के बाद वो उसकी कुछ फेस वैल्यू होगी? क्या हम कुछ उसको उसमें से हमें कुछ रिटर्न मिल जाएगा या वो वेस्ट है? No sir, some companies definitely, आप जिस कंपनी के साथ, क्योंकि मैं आई डील विद डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, सम कंपनीज जो आपको 80% तक आपके रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ आपको वापस कर देती हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होता है। If you want to go with the low premium, definitely there will be no return. So depend करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, क्योंकि हर एक के लिए हर एक प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। आपके अगर बजट शॉर्ट है तो डेफिनेटली वी कैन गो विद अ चीपर वन। इफ यू हैव अ लिटिल बिट मोर देन विद द रिटर्न ऑफ प्रीमियम, yes you can buy and up to 100% you can get it back. ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो ये है कि यहाँ पर इंश्योरेंस के हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन हम एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारे एसेट में क्या चीज़ है? सबसे मेजर जो एसेट है हमारे पास, हमारे बच्चे हैं। उनका मुस्तकबिल जो है ना, वो हम उसको सिक्योर करना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और यहाँ पर उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है उनकी तालीम। और यहाँ जो तालीम है उसके लिए जो है वो आपको पता है कि 12 लेवल तक तो सारे, जैसे कि सारे नाज़रीन, हमारे कैनेडियन नाज़रीन जानते हैं कि 12 ग्रेड तक तो एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। छोटे-मोटे अखराजात हैं जो अफोर्ड करना हर फैमिली के लिए बहुत आसान है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो तालीम शुरू होती है वो है यूनिवर्सिटी की, और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इज़ वेरी हाईली कॉस्टली है, वेरी अफोर्डेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लान दिए हैं जैसे RESP। उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि RESP लेना क्यों ज़रूरी है और कितने मिनिमम अमाउंट से लेना चाहिए, कितनी मिनिमम अमाउंट से हम ले सकते हैं और रिकमेंडेड अमाउंट क्या है? देखिए सर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली पीपल दे ट्रैवल टू कनाडा जस्ट टू हैव अ गुड एजुकेशन फॉर देयर फैमिली, राइट? और यहाँ पे एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे 4 साल का जो प्लान है, चाहे इंजीनियरिंग है चाहे कोई भी, इसके अलावा जो कोर्सेज वगैरह हैं, अप टू $1 लाख तक का उसमें खर्चा है। तो लॉट ऑफ पीपल दे डोंट हैव मनी, तो व्हाट दे डू कि वो अपने घर रीफाई करवाते हैं या बच्चे OSAP के लिए जाते हैं। तो उससे बेहतर ये कि आप शुरू में आप उसकी प्लानिंग करें कि जो बच्चों के गवर्नमेंट आपको बच्चों के पैसे देती है यहाँ पे, तो बच्चों के पैसे जो भी आ रहे हैं वो आपकी ग्रोसरी के लिए यूज नहीं होने चाहिए, वो बच्चों की एजुकेशन के लिए होने चाहिए। तो आप चाहे $50 से इवन $100 से और $200 से जितने भी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, यू शुड पुट दैट मनी इन द RESP अकाउंट। गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट अप टू $70 to $100 तक उसमें आपको एड अप करती है, 20% से लेके 40%, डिपेंड अपॉन योर इनकम।
एक और बॉन्ड है इसके अलावा, कनाडा लर्निंग बॉन्ड, जो अप टू $2000 तक आप उसमें, वो गवर्नमेंट आपको कनाडा जो है वो भी उसमें ऐड करती है। तो टोटल आप $9200 तक गवर्नमेंट से ले सकते हैं, और ऑल दिस मनी गो टू सम म्यूचुअल फंड, सम इन्वेस्टमेंट, राइट। तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी आपको मिल रही होती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज हैं जो 15% उसके ऊपर बोनस भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आप मंथली पेमेंट के ऊपर जाते हैं और 17 ईयर्स तक आप कोई पेमेंट मिस नहीं करते हैं, तो कंपनीज जो हैं वो 15% तक बोनस देती हैं। तो इट्स अ गुड अमाउंट कि आपकी मनी, गवर्नमेंट की मनी, 15% ऑफ योर इंश्योरेंस कंपनी, और जो उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो आपको पैसे मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट देयर विल बी सम हेल्प व्हेन द किड्स गो टू द यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि कैनेडियन लर्निंग बॉन्ड, वो किस तरह बाय किया जाए? So that's really very good question. Some people they have no income, they can save some money, right? तो even Canada Learning Bond जो है वो आपकी जो low income families हैं, even they don't have even a penny, they don't want to spend something, तो पहले साल गवर्नमेंट आपको Canada Learning Bond के अंदर $500 आपके अकाउंट में डाल देती है। Even you open a RSP, आपको $500 राइट अवे आपको मिल जाते हैं, और उसके कंसेक्टिव ईयर्स में हर साल वो आपको $1500 जो है वो आपके अकाउंट में डालना शुरू कर देती है अप टू 15 ईयर्स तक। तो $500 आपको शुरू में मिल गए, और जो $1500 है वो आपको $100 पर ईयर मिल रहे हैं। इवन आपने कोई पैसे आपके RESP अकाउंट में नहीं डाले, तब भी आपको वो पैसे आपके $2000 जो है कनाडा लर्निंग बॉन्ड के आपको आपके अकाउंट में मिल सकते हैं। तो दैट्स अ रियली वेरी गुड ऑप्शन। इफ समबडी इज लुकिंग फॉर RESP विदाउट स्पेंडिंग अ मनी, डेफिनेटली ही कैन टॉक टू मी एंड आई कैन हेल्प हिम टू गेट ओपन अ RESP अकाउंट। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, देखने में नकवी साहब ऐसा है कि जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, वो ये कहते हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 20% टू 40%। लेकिन देखने में जो स्टैटिस्टिक कहते हैं, देखने में जो आया है स्टैटिस्टिक, ये कहते हैं कि ज्यादातर जो RESP लिए हैं वो वेल्थी लोगों ने, यानी अमीर लोगों ने बाय किए हैं अपने बच्चों के। और अगर अमीर लोगों ने बाय किए हैं तो वो हालांकि 20% से ज्यादा के एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि अमीर लोगों ने इसका ज्यादा बेनिफिट उठाया बनिस्बत के गरीब लोगों के, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते तालीम, जिनको इसका बेनिफिट रियल में उठाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं उठाया? सर अमीर आदमी, मैं तो अमीर आदमी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली दे नो कि मनी इज कमिंग फ्रॉम देयर अकाउंट, राइट। गवर्नमेंट उनको इस पे सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली उनको इम्पोर्टेंस मालूम है अपनी इस एजुकेशन की, अपनी इस इन्वेस्टमेंट की सर। तो लॉट ऑफ पीपल आई नो विच दे केम फ्रॉम द वेरी गुड फैमिलीज, definitely they want to spend some money on the kid education. मैं सर बार बार इस चीज पे जोर दूंगा कि kid money is not for your grocery, not for your bills. So this money should go to the RESP account, and definitely चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, he should think about his future. He should about all the education which is really very good. अगर क्योंकि सर मोस्टली जो हम लोग हैं, लोगों ने वेरी हार्ड, क्योंकि पहली नस्ल ने बहुत कुर्बानी दी है यहाँ पे, ठीक है, और मुसलसल दे रही हैं, तो वो नहीं चाहेंगी कभी भी कि उनके बच्चे भी सेम उस प्रोसेस से गुजरें जिस प्रोसेस से वो गुजरे हैं। तो इस only way to save that one is to open RESP, open एजुकेशन प्लान। दैट्स द ओनली ऑप्शन सर, अगर हमने इस मुल्क में तरक्की करनी है। और हमारे इमामों ने जो बोला है कि आप अपने आप को अपनी तालीम पे ज़्यादा जोर दें, तो इसलिए सर मैं आप सब अपने भाइयों को मशवरा दूंगा कि ओपन RESP, वेदर यू वांट टू गो विद अ बैंक, वेदर यू वांट टू विद द इंश्योरेंस कंपनी, वेदर यू वांट टू गो विद द स्कॉलरशिप कंपनीज, गो फॉर इट, प्लीज डोंट वेट। अगर हमारे नाजरीन में से किसी को कोई एडवाइस इस सिलसिले में चाहिए हो तो काइंडली आप अपना एक नंबर एक मरतबा हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी श्योर, मेरा नंबर है 416-999-3142। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 416-999-3142। नाजरीन, मैं ये आपको बताते चलूं कि हम जो इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं RESP के हवाले से, रजिस्टर्ड क्या इसको कहते हैं, एजुकेशन प्लान, एजुकेशन प्लान के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, वो उसके लिए अगर आपको किसी किस्म की एडवाइस चाहिए, कोई भी मशवरा करना है, कोई आपने प्लान बाय किया हुआ है वो डिस्कस करना है, तो अजहर नकवी से आप रब्ता कर सकते हैं और इसकी कोई चार्जेस नहीं है। अजहर साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है मेरी सर, कोई चार्जेस नहीं है किसी भी इंश्योरेंस हवाले से। चाहे आप मुझसे एडवाइस लें, चाहे आप मुझे फ़ोन करें, RESP के हवाले से, RSP के हवाले से, लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, सर आई एम हियर टू गाइड यू, राइट। आई एम नॉट हियर टू सेल यू, दैट्स माय मोटिव सर। तो आप अजहर साहब से रब्ता कर सकते हैं। हैदर टीवी का हवाला दीजिए,
आपको इंशाल्लाह बेहतरीन एडवाइस मिलेगी। अच्छा, मैं एक सवाल इसी हवाले से फिर करना चाहूँगा। जिस वक़्त हम आरईएसपी बाय करते हैं, आरईएसपी बाय करते हुए हमें किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ़ एजेंट को देखना चाहिए, सेलिंग पर्सन को देखना चाहिए, प्लान को देखना चाहिए? क्या चीज़ हमारे ज़हन में हो कि हम ये चीज़ ज़हन में रखकर बाय करें? सर देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दिस इज अ लॉट फॉर स्कॉलरशिप कंपनी विच ओपन द आरईएसपी, जिसमें सीएफआई ग्लोबल और दूसरी अदर कंपनीज हैं जिनके बारे में अच्छी रेपो नहीं है, राइट? यू कैन गो टू द बैंक, यू कैन ओपन आरईएसपी ओवर देयर। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं सर, दे प्रोवाइड यू better coverages, they have a better 15% bonus which is not going, the bank आपको not provide नहीं कर रहा सर। तो मेरा मशवरा ये कि definitely talk with the insurance agent which can help you to open RSP because you want a maximum amount of return in your account। ठीक है। स्कॉलरशिप कंपनीज में नुकसान ये कि सर, स्कॉलरशिप कंपनीज में अगर आपने $100 का प्लान बाय किया, which is already I have for my case right long time ago, मुझे इन चीज़ों का नहीं तो उसका मालूम था, तो आपने अगर $100 से अगर अपना अकाउंट खोला है तो आपके उसमें $10 उनसे निकाल लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, $10 उसमें से आपके इंश्योरेंस कवरेज के लिए निकाल लेंगे, तो मुश्किल से वो $70 या $75 आपके बच्चे के अकाउंट में जा रहा होता है। तो जबकि आप $100 जो है वो आप उसके अकाउंट में सबमिट करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो आपको जो $100 जमा करवा रहे हैं, आपके 100 आपके वहाँ पे सेव हो रहे हैं। दे आर नॉट चार्जिंग यू एक्स्ट्रा मनी टू कीप ओपन आरईएसपी अकाउंट ओवर देयर। So be careful when you open RESP account with any scholarship company. मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक की तरफ जाने का, हमारा ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। नाजरीन, स्टे ट्यून्ड। कितनी ही उठे जुल्मत की घटा। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आप लोगों को खुशामदीद। एक मरतबा अज़हर नकवी साहब फिर हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए, और प्रोग्राम आपकी आवाज़ एक मरतबा फिर आपकी आवाज़ के साथ हम हाजिर हैं। आपकी आवाज़ का मतलब हमारी नहीं बल्कि आपकी आवाज़। आप हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल कीजिए। तरीका बहुत आसान है। आप हैदर टीवी को कॉल कीजिए, अपने टॉपिक, अपने कंसर्न, अपने सवालात बताइए। हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में उसी मौजू पर बात करेंगे और उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप डायरेक्ट हैदर टीवी को कॉल कर सकते हैं या मुझे 647-201-2213 पर कॉल करके अपना कंसर्न, अपना क्वेश्चन या अपना टॉपिक दे सकते हैं। अज़हर साहब, हमने ब्रेक पे जाने से पहले आरईएसपी के हवाले से बातचीत की। आरईएसपी के साथ साथ एक और टर्म जुड़ी हुई, आरआरएसपी, वो है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। यानी गवर्नमेंट ने एक रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान अनाउंस किया है। उसके मुताबिक थोड़ा बताइए ये क्या चीज है आरआरएसपी, और इसका कंट्रीब्यूट करना हमारे आम नाजरीन के लिए, एक ऐसा आदमी जिसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है उसके लिए कंट्रीब्यूट करना मुश्किल भी है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूट करना क्यों जरूरी है? पहले तो ये बताइए है क्या चीज और कंट्रीब्यूट करना इसमें क्यों जरूरी है? सर, आरएसपी इज द रिटायरमेंट प्लान। बेसिकली जब आप 65 के बाद यू आर नो मोर वर्किंग समवेयर, तो एटलीस्ट देयर विल बी सम मनी व्हेन यू ओपन आरएसपी अकाउंट। तो गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स हैं लाइक सीपीपी और ईआई वगैरह,
वो इतने एनफ नहीं है कि उससे आप अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। क्योंकि सर आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके जो घर की मॉर्गेजेस वगैरह अगर आप पे ऑफ भी हो चुकी हैं, तो उसके के प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह या जो आपकी ग्रॉसरी बिल्स हैं वो आपके आ रहे हैं। तो एट दैट टाइम यू नीड सम मनी। तो अगर आपने आरएसपी अकाउंट शुरू में खुलवाया हुआ है और उसमें आप कुछ मनी हमेशा डालते रहे हैं मंथली या एनुअली, तो उससे आपको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको पैसे निकलवा सकते हैं और अपनी एज ए इनकम सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल है कि मैं आरआरएसपी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कुछ पैसे अपने अकाउंट में डाल रहा हूँ जो आरआरएसपी के हवाले से मैंने खोला हुआ अकाउंट, लेकिन मेरे पास फॉर एग्जांपल कि मुझे डाउन द रोड किसी चीज कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो अगर मैं वो पैसे निकलवाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं घर बाय करना चाह रहा हूँ और फर्स्ट टाइम घर बाय करना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या मैं एडवांटेज ले सकता हूँ आरआरएसपी का? पहला तो ये सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर इसके अलावा मुझे, अगर मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, फॉर एग्जांपल मेरे पास $1,00,000 मैंने आरईएसपी में डाला हुआ है और मैं वापस निकलवाना चाहूँ, तो उस पे मुझे क्या पेनल्टीज देनी होगी? क्या मैं निकलवा सकता हूँ या नहीं निकलवा सकता? और निकलवा सकता हूँ तो उसकी पेनल्टीज क्या है, टैक्सेस क्या है? सर दैट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर। रजिस्टर्ड जो सेविंग प्लान है उसमें गवर्नमेंट ने आपको एक एडवांटेज ये दिया हुआ है कि आप अपने पैसे किसी अकाउंट में आरएसपी अकाउंट में डाल सकते हैं और उसके ऊपर आपको टैक्स डेफरल प्रोग्राम है उनका कि उसके ऊपर यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी अगर किसी क्लाइंट की $1,00,000 की तनख्वाह है, तो उसमें से अगर वो 20,000 अपने आरएसपी अकाउंट में डाल देता है तो उस 20,000 के ऊपर उसको ये डोंट हैव टू पे एनी पेनी। वो मनी आपकी टैक्स डेफरल के ऊपर वो ग्रो करेगी मनी। और जब भी आप वो पैसे निकलवाएंगे इन लेटर ईयर्स एट दैट टाइम मे बी एट द एज ऑफ 65 आपकी जो और दूसरी इनकम्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं, तो सिर्फ आपके पास सिर्फ वही इनकम है जो आपके आरएसपी अकाउंट से आ रही है। तो आपका जो इनकम का जो लेवल है वो कम हो चुका है, तो आपका टैक्स जो ब्रैकेट है वो भी आपकी नीचे आ चुकी होगी। लेकिन यू हैव टू पे टैक्सेस। आपका सिर्फ इसका टैक्स डेफरल प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन जब भी आप इसको निकलवाएंगे तो आपको टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। जहां तक आपने फर्स्ट टाइम होम बायर की बात की है, तो दैट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान दिया हुआ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आप अप टू $35,000 तक अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं आप। और अगर आपकी मिसेज भी हैं तो 35 उनके भी निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, स्टिल यू वांट टू बाय, देयर आर सम प्लान कि यू कैन बोरो मनी एंड यू कैन ओपन आरएसपी अकाउंट। उसमें आपको फायदा ये है कि अप टू 35 आपके और 35 आपकी मिसेज के अप टू $70,000 तक आप उसमें अपने अकाउंट में खोल के और आप अपने फर्स्ट टाइम होम बायर के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसका फायदा ये है कि 2 साल आपको पैसे वापस नहीं करने हैं। सपोज आपके पास 70,000 थे और आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और यू वांट टू बाय अ होम, यू आर सर्चिंग फॉर अ होम विद अ गुड रियल्टर लाइक यू, लेकिन अब आपके पास $70,000 अगर आप उसको अपने आरएसपी अकाउंट में डाल देते हैं और आपके पास अगर इतनी लिमिट है तो 70,000 के ऊपर आपको यू हैव टू कीप इट फॉर 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ यू डेफिनेटली यू कैन यूज एज अ डाउन पेमेंट। उस 3 मंथ के अंदर आपको जो टैक्स आपका उस ईयर का होगा वो आपको वापस मिल सकता है। सपोज आपको 70% के ऊपर आपको 20,000 आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो आपकी डाउन पेमेंट जो थी वो 90 के करीब हो गई है। आपको 2 साल वो पैसे वापस नहीं करने हैं। 2 साल के बाद आपको सपोज आपने 70,000 लिए थे तो आपको 15 सालों के अंदर आपको हर साल वो पैसे वापस करने हैं। 70 को 15 से डिवाइड कर दें तो हर साल वो आपको पैसे वापस करने हैं। इफ यू डोंट वांट टू रिटर्न दैट मनी, तो सपोज अगर आपकी मंथली किस्त 5,000 बन रही है तो 5,000 आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। सपोज आपने 50,000 कमाए उस साल, तो आपने वो पैसे अपने आरएसपी में नहीं डाले तो आपकी इनकम 55,000 के करीब हो जाएगी। तो सर दैट्स अ रियली वेरी गुड टैक्स बेनिफिट फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर। अल्लाह करे कि हम भी वो प्लान दूसरे सेकंड टाइम होम बायर के लिए भी हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ये प्लान रखा हुआ है कि ऑनली यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जब हम वापस करते हैं तो वो दोबारा उसी अकाउंट में वापस चला जाता है, यानी वो हमारी रिटायरमेंट के लिए सेविंग दोबारा से जनरेट हो जाती है? जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो आपके अकाउंट में जा रहे हैं और जब आप रिटायर होंगे तो एट दैट टाइम यू कैन टेक आउट दैट मनी और वो आपके रिटायरमेंट में काम आएगी वो आपकी। अच्छा, अब हम अगर हम रिटायर्ड हैं या नहीं रिटायर्ड हैं, लेकिन हमने किसी भी स्टेज पर अगर फॉर एग्जांपल हमने 0 to 5,000 विड्रॉ किया, पैसे निकाले उस अकाउंट से, तो हमें 10% टैक्स देना होगा। और 5 से 15,000 तक अगर हमने पैसे निकाले उस अकाउंट से तो हमें 20% टैक्स देना होगा। और अगर हमने उससे 15,000 से लेके अपवर्ड जितने भी निकाले तो 30% हमें टैक्स देना होगा, चाहे हम रिटायर्ड हैं या नहीं है। जब भी हम ये निकालेंगे हमें ये देना होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये विड्रॉवल का जो ड्यूरेशन है, यानी
क्या वीकली हम ये पैसे निकाल सकते हैं, वीक में 2 बार निकाल सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं, ईयरली निकाल सकते हैं? इसका ड्यूरेशन क्या है? यानी 5,000 फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 निकाले इस हफ्ते में, आज मैंने 5,000 निकाले, तो क्या मैं कल भी 5,000 निकाल सकता हूँ और 10% पे इम्प्लीमेंट करूँ? या कि वो 1 हफ्ते के अंदर मैंने 3 दफा विथड्रॉ किए, तो क्या वो 20% के ब्रैकेट में आएगा? सर इस तरह है कासिम भाई कि जो पैसे आप निकलवा रहे हैं राइट, आप हमेशा साल के एंड पे टैक्स जमा करवाते हैं। तो यहाँ पे 2 किस्म के टैक्सेस हैं, एक आपका फेडरल टैक्स है, एक आपका प्रोविजनल टैक्स है। अगर आप ओंटारियो के अंदर रह रहे हैं तो आपका डिफरेंट टैक्स है, अगर आप अल्बर्टा के अंदर रह रहे हैं तो आपका डिफरेंट टैक्सेस है। ठीक है, अल्बर्टा का 10% है, अप टू 44,000 तक, हमारा जो है अप टू 5% है। जो प्रोविजनल टैक्स है वो तकरीबन 15% है मिनिमम, जो 44 के तक अगर आप उससे नीचे अगर आपकी इनकम है तो 15% आपकी फेडरल टैक्स ले रहा है, और अगर आपका 44 के से नीचे है तो आपका 5% मिनिमम जो है वो आपका प्रोविजनल ओंटारियो टैक्स आ रहा है। तो 15 और 5 20% से लेके आपका ये तकरीबन 47% तक आपको यू हैव टू पे टैक्सेस। तो जहां तक आपके क्वेश्चन की बात है कि अगर आपके $1,00,000 पड़े हुए हैं और आप 5,000 निकलवाते हैं, 5,000 बाद में निकलवाते हैं, तीसरे वीक में निकलवाते हैं, तो स्टिल आप जितनी इनकम आप साल के एंड में निकलवाएंगे दैट मनी विल बी काउंटेड। सपोज अगर आपने कम पैसे निकलवाए तो उस कम पैसों के ऊपर कम टैक्स ब्रैकेट में आएंगे, अगर आपने ज्यादा 1,00,000 निकलवाए तो डेफिनेटली आपके टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाएगी। नहीं वो तो ठीक है, ब्रैकेट तो टैक्स जो मेरी इनकम है उसके हिसाब से टैक्स ब्रैकेट डिफाइन होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने जब निकाले 5,000, तो बैंक मुझे 10% काट कर ही देता है, बैंक ऑटोमेटिक काट देता है 5%, तो 10% तो बैंक नहीं काट के जी दिया, जी तो जो काटा है उसकी तो हमें वो T4A इशू करता है कि जी हमने इतने पैसे गवर्नमेंट को दे दिए आपकी तरफ से। जी मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि वो तो बाद में गवर्नमेंट हिसाब करेगी साल के एंड पर, जी लेकिन यहाँ पर मैंने बैंक से जो लिए 5,000 एक हफ्ते में, एक आज मैंने 5,000 निकाले, उन्होंने 10% काट के यानी $500 काट कर मुझे $4500 5 के 5,000 दे के दी। बजाय $4500 दिया। तो क्या कल मैं 5,000 दोबारा निकालूं तो वो उस पर भी 10% ही कटेगा या वो 20 इस नहीं तरह सर, मैं उस पे भी जैसे सेम लाइक आपकी इनकम के ऊपर है, जितना आप वीकली आपको चेक बनता है सर उस पे उतना ही टैक्स कटता है। सेम थिंग अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके ऊपर उतना ही टैक्स कटता है जितने आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो 5,000 आपने अगर पहले निकलवाए पहले वीक में तो आपके ऊपर उतना ही टैक्स कटेगा, सेकंड वीक में कटवाए तो आपके ऊपर भी उतना ही टैक्स कटेगा। तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मैं रोज 5,000 निकलवा सकता हूँ या हफ्ते में एक बार निकाल सकता हूँ? क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है ऐसी? सर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, दैट्स योर मनी सर। अगर आपके पास $1 आपके अकाउंट में पड़े हुए तो डेफिनेटली यू कैन टेक 1,00,000 एक साथ भी आप निकाल सकते हैं, दैट्स योर मनी राइट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप 5,000 अभी निकलवाएंगे या 5,000 बाद में, ऑल योर मनी, जब भी आप चाहें आप निकलवा सकते हैं। जरूरत पड़ सकती है बैक होम में यहाँ पे। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए मैं साल के बाद जो है गवर्नमेंट से बाद में डील करता रहूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 50,000 पड़े हैं और मैं वो 50,000 के 50,000 निकलवाना चाहता हूँ और वो 50,000 के ऊपर मैं 30% टैक्स नहीं देना चाहता, मैं 20% भी नहीं देता, कटौती करवाना चाहता बैंक से, बल्कि मैं 10% कटौती करवाना चाहता हूँ। तो मैं 50,000 5,000 डेली बेसिस पर निकलवाता हूँ और जब तक कि मेरी 50,000 की अमाउंट पूरी नहीं होती, तो इस सूरत में मैं सिर्फ 10% देता हूँ। यू गॉट माय क्वेश्चन? जी सर, आई गॉट योर क्वेश्चन। अलाउड है कि नहीं अलाउड है, मेरा ये क्वेश्चन। सर बिल्कुल अलाउड है सर, दैट्स योर मनी सर, एनी टाइम यू कैन टेक इट आउट, दैट्स नॉट द बिग प्रॉब्लम सर, दैट्स योर मनी सर। यस जी। अच्छा दोबारा वापस बैक टू द ट्रैक, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंश्योरेंस के हवाले से, एक तो लाइफ इंश्योरेंस मैंने अपने लिए बाय कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने बाय की लाइफ इंश्योरेंस और मैंने अपनी वाइफ के नाम से भी एक अलग इंश्योरेंस बाय की। लेकिन एक इंश्योरेंस ऐसी भी है कि हमने जॉइंट इंश्योरेंस बाय की। मैंने एक इंश्योरेंस बाय की जिसमें मेरी वाइफ भी इंश्योर्ड है और मैं भी इंश्योर्ड हूँ। लेकिन एक इंश्योरेंस जैसे मैंने अपने लिए जो बाय की हुई है इंश्योरेंस, वो मैंने अपने लिए अलहदा से बाय की है, वाइफ के लिए अलहदा से बाय की है। तो कौन सी ज्यादा बेनिफिशियरी है लॉयकीन के लिए, जो पीछे पसमानदगान के लिए, जॉइंट इंश्योरेंस बेटर और सेपरेट इंश्योरेंस इज बेटर? Sir, that's really very good question, sir. A lot of people they ask me about this one, कि what is the good joint or separate insurance. मेरे client थे sir, उनके पास joint insurance थी और when I teach him, when I guide him कि which is the good one, so he go for it. So joint insurance sir दो किस्म की होती है, एक होती है first to die, एक होती है last to die. So first to die mean अगर आप couple
मियाँ बीवी उनमें से कोई भी पहले चला गया तो इंश्योरेंस आपकी खत्म हो गई और आपको वो पैसे मिल जाते हैं फर्स्ट टू डाई। एक होती है लास्ट टू डाई कि पहला आपका कपल में से कोई भी स्पाउस हस्बैंड और वाइफ किसी की भी डेथ होती है तो स्टिल आपकी इंश्योरेंस उतनी ही जाती रहती है जब तक के दूसरा पर्सन जो है वो डेड ना हो जाए। तो उसमें नुकसान ये कि सर देखें आप पहला पर्सन जो अर्निंग मेंबर था स्पाउस हस्बैंड ही इज गॉन, ही इज नो मोर देयर, हाउ कैन द वाइफ कैन पे द प्रीमियम राइट। उसमें नुकसान ये कि सिर्फ देखें सर अगर एक मियाँ बीवी की दोनों की ज्वाइंट इंश्योरेंस है और दोनों का प्रीमियम $100 आ रहा है तो जस्ट यू आर सेविंग द पॉलिसी फीस ऑफ $5 to $6। दैट्स द ओनली डिफरेंस राइट। तो बेहतर है कि आप अपनी मिसेज की अलग इंश्योरेंस बाई करें और अपनी इंश्योरेंस अलग बाई करें। उसमें ये होगा कि अगर एक कोई भी फैमिली मेंबर की डेथ भी होती है तो दूसरे की पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्वाइंट में ये होगा कि सपोज अगर फर्स्ट टू डाई हो गई और 5 साल के बाद सपोज हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वाइफ की डेथ हो जाती है तो दूसरा पर्सन अनइंश्योर हो चुका है उसका होता है उसकी मेडिकल कंडीशंस क्या होंगी यू नेवर नो राइट। हो सकता है कि उसको इंश्योरेंस ना भी कोई कंपनी देना चाहे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी अलग-अलग पॉलिसी जरूर बाई करें जिससे एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आपकी पॉलिसी अगर एक पर्सन चला भी जाता है तो दूसरे की इंश्योरेंस जो है वो चलती रहेगी और क्योंकि आप अर्ली एज में बाई करते हैं तो डेफिनेटली इस गेट मोर चीपर। आफ्टर 5 या 10 साल के बाद अगर आपके पास ज्वाइंट है और आप बाई करेंगे उसका तो मे बी इट विल बी वेरी हार्ड टू गेट इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस इज लाइक इस कंपनी के और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट है कि यू आर पेइंग द प्रीमियम एंड in the return they will pay you the death benefit. Something happens sir, definitely it's not like that you apply for insurance right away and insurance company will pay you right away like कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया तो आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल भी जाए। You never know. It happened to a lot of my clients. They think they were very healthy, they have no issues, everything is perfect. When they go for a medical, then the insurance companies have to spend a little bit money, and when they figure it out that you have a diabetic, you have a cancer, you have something else, then you are uninsured, or once you are uninsured no other company will provide you insurance. So जितनी अर्ली एज में आप इंश्योरेंस बाय करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। That's great. अच्छा आप ये बताइए कि फॉर एग्जांपल हम जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसमें अक्सर ऐसे लोग हैं कि हम चूंकि ऐसे इलाकों से आए हैं जाके इंश्योरेंस बाय करने का ट्रेंड नहीं है, लोग नहीं बाय करते लाइफ इंश्योरेंस, बहुत कम लोग बाय करते हैं और वहां पर जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट है यहाँ से, क्योंकि जैसे यहाँ की जो चीजें जो ऑफर की जाती है वो वहां पर ऑफर नहीं की जाती। तो हम चूंकि वहां से माइग्रेशन करके इमिग्रेंट्स हैं, हम वहां से आए हैं इधर, तो हमने यहाँ के जो सोसाइटी है, यहाँ के जो लॉज हैं उसको अडॉप्ट करते करते कुछ पीरियड कुछ टाइम गुजार दिया। अब हम ऐसी एज फैक्टर में आ चुके हैं जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, यानी जो हम आए हैं फर्स्ट, जो क्या कहना चाहिए जनरेशन जो आई है, हमारे बाद वाली जनरेशन तो शायद पहले से ही ऑलरेडी इसको समझ पाएगी, लेकिन हम चूंकि हम टाइम गुजार चुके तो हमारे लिए क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ये सब चीजों को बाईपास करे, जैसे मेडिकल ना हो और हेल्थ के क्वेश्चन ना पूछे जाएं या सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएं, या अगर वो बीमार भी हो चुके हैं आने के बाद तो क्या वो बाय कर सकते हैं? कुछ ऐसी प्रोडक्ट है मार्केट में? जी सर, एक इंश्योरेंस कंपनीज है कैलेंडर प्रोटेक्शन प्लान के नाम से और जो विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती हैं। इफ समथिंग हैपन, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर रही, क्योंकि वंस यू आर डिनाइड इन वन इंश्योरेंस कंपनीज तो इसका मतलब है कि तो ऑल द डाटा विल गो इन सम प्लेसेस राइट। सो आपको अनइंश्योर्ड हो चुके हैं तब तक तो सिर्फ एक कंपनी है कैलेंडर पेंशन प्लान के हवाले से जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है विदाउट एनी मेडिकल क्वेश्चन। उसकी लिमिट जो है वो 25K से लेके अप टू $500,000 तक है, बट उसका लिटिल बिट प्रीमियम इसका मोर एक्सपेंसिव है। आपको यू हैव टू गिव सम आंसर्स, अगर आपको क्वालिफाई करते जाएंगे तो आपकी लिमिट जो है वो बढ़ती जाएगी। जहाँ पे आपके कोई क्वेश्चंस या नो में आते हैं तो डेफिनेटली आप यू स्टॉप ओवर देयर एंड आपकी जो भी लिमिट है सपोज 25 से आपकी 50K में आ गए हैं या 100K में आ गए तो आप उससे आगे नहीं जा सकते। तो आप डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जिनसे आप विदाउट मेडिकल आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, दामने वक्त में गुंजाइश बाकी नहीं रही है। मैं अपनी तरफ से, अपने हैदर टीवी की तरफ से, नाजरीन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे नाजरीन के सवालों के जवाब दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे नाजरीन में से कोई आप से किसी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहेगा, कोई सवाल करेगा,
तो आप इसी तरीके से प्रोफेशनल एडवाइस देंगे। काइंडली अपना नंबर एक मरतबा फिर हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी कासिम भाई, मेरा नंबर है 4169993142। आई रिपीट अगेन 4169993142। एंड थैंक यू कासिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक अ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, लाइक अ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइक अ सुपर वीजा। वी कैन टॉक अबाउट इट, बट आपके पास टाइम की कमी है, तो किसी भाई को भी इस हवाले से हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली ही कैन टॉक टू मी। आई कैन एडवाइस हिम whether he wanna buy from me or somewhere else, but at least he have a good knowledge about what is the life insurance and what is the good option. There's a lot of insurance, good insurance companies with good terms and conditions. थैंक यू सो मच अगेन। आपका शुक्रिया। साथ ही मैं आपसे नाजरीन इजाज़त चाहूँगा। आपका, मेरा और सबका अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।